गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम इरशाद सर। यस्सी फैमिली में आपका फिर एक बार वेलकम करता हूँ। बच्चों, थोड़ा सा ऑनलाइन लेक्चर में हमारा गैप गिर गया। उसके कुछ रीजंस थे, कुछ छुट्टियाँ आ गई थी, कुछ अलग प्रॉब्लम्स थे। लेकिन मैंने आपको जो कमिटमेंट किया है उस पर मैं अभी भी वही है जो मैंने आपको बताया है। अभी मैं आपको पुरानी बातें थोड़ी सी याद दिला देता हूँ। जैसे कि हमने कौन से चैप्टर किए बेटा। वेक्टर हमने कवर किया फिजिक्स का, उसके बाद हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हमने कवर किया। अभी देखो हम नेक्स्ट चैप्टर से आज से लेक्चर हम कंटिन्यू करने वाले हैं, तो सबको अच्छे से ध्यान देना है। देखो चैप्टर का नाम है मोशन इन प्लेन। क्या है चैप्टर का नाम? मोशन इन प्लेन। इसे हम कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन। क्या कहते हैं इसे हम? टू डायमेंशनल मोशन। अब टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है बेटा? जिसमें सिर्फ टू कोऑर्डिनेट्स होते हैं। मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं? टू कोऑर्डिनेट्स। अब टू कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या हो सकता है? एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, एक्स जेड हो सकता है। जिस मोशन में हम टू कोऑर्डिनेट्स देखेंगे भी, जैसे एग्जाम्पल के बात की जाए तो देखो इसमें हमें पढ़ना है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मेन मोशन इन प्लेन में हम तो अभी प्रोजेक्टाइल मोशन की ही बात करने वाले हैं, और आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ ऐसा होता है बेटा, जैसा हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं ऐसा, ठीक है ना, ऐसा। तो ऑब्जेक्ट ऐसा जा रहा है आपका, ठीक है, ऐसा जा रहा है, तो एक्स में भी जा रहा है और वाई में भी जा रहा है। तो इस टाइप का जो मोशन होता है उसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। जैसे हमने कभी किसी ट्री के ऊपर पत्थर मारा होगा, ऐसा जाता है ना बॉल, कभी किसी के पास बॉल को थ्रो किया होगा ऐसा, तो वो जो होता है आपका वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। और सर्कुलर मोशन क्या होता है? जिसमें ऑब्जेक्ट आपका कैसा घूमने वाला है? सर्कल में घूमने वाला है, उसे हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, ये टू डायमेंशनल मोशन में आता है, और इसे हम मोशन इन प्लेन कहते हैं। प्लेन यानी क्या? आपके टू कोऑर्डिनेट्स की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है बेटा, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट विद द पोजीशन वेक्टर। काय से स्टार्ट करते हैं हम? पोजीशन वेक्टर। देखो बेटा, अ वेक्टर एक्सटेंडेड फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, a vector extended from reference point to at which particle is located, it's called as पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है बेटा? देखो इसे हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये होता है आपका x कोऑर्डिनेट्स, ये होता है आपका y कोऑर्डिनेट्स। तो आपका एक वेक्टर है जिसको कहाँ से एक्सटेंड करना है? रेफरेंस पॉइंट से। तो ये हो गया हमारा रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट से हमें उसे कहाँ एक्सटेंड करना है? जहाँ पे आपका पार्टिकल लोकेटेड है। सपोज एक्स वाई प्लेन में आपका पार्टिकल कहीं चल रहा है और यहाँ पे है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में यहाँ पे। तो दिस इज द पोजिशन ऑफ पार्टिकल, दिस इज रेफरेंस पॉइंट एंड दिस इज द पोजिशन ऑफ पार्टिकल। तो ये रेफरेंस पॉइंट से हमें ऐसे एक्सटेंड करना है, ये वाला, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका, ये जो हो गया, इसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। नॉर्मली हम इसे आर से डिनोट करते हैं, और एक वेक्टर है एक्स के साथ ये कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो ये जो ओपी वेक्टर है इसे ही हम क्या कहते हैं? देखो ओपी को आर बार, और यही आपका है बेटा पोजीशन वेक्टर। कौन सा वेक्टर है? पोजीशन वेक्टर। नॉर्मली इसे हम कैसे लिखते हैं? देखो, तो ये जो ऑब्जेक्ट है आपका कुछ ऐसे गया आपका, ठीक है, वो x में भी है और y में भी है। तो वेक्टर थोड़ा आपको मैंने पढ़ाया था, x के लिए डायरेक्शन आई कैप यूज़ करते हैं हम, y के लिए जे कैप यूज़ करते हैं। तो वेक्टर लिखने का तरीका होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो x में मैग्नीट्यूड कितना आएगा? x, डायरेक्शन क्या आएंगी? आई कैप। y में मैग्नीट्यूड आएंगी y, और डायरेक्शन जे कैप। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका। कोई भी पोजीशन वेक्टर हम कैसे लिखेंगे? आर बार इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अगर यही 3D में अगर होता तो हमने इसको लिखा होता एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो 3 डायमेंशन के लिए हमने इसको ऐसे लिखा होता, ठीक है बेटा, ओके। यहाँ से हम इसका डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं बेटा। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होता है? tan होता है, और tan का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? y बाय एक्स। तो ये होती है इसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन फाइंड करना है मतलब हमें tan फाइंड करना है, तो tan थीटा का फॉर्मूला रहेगा आपका y बाय एक्स।
तो y बाई एक्स मतलब ये j का कोएफिशिएंट और x का कोएफिशिएंट, ऐसे भी हम इसको ले सकते हैं। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे tan क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका क्या आया y बाई एक्स। तो ये था आपका बेटा पोजीशन वेक्टर, जिसके बारे में ज़्यादा आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसका डेफिनेशन मैंने आपको दिया है, रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या स्टार्ट करना है बेटा हमें? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो बोर्ड के ऊपर ध्यान देना है, आसान है। ये आपका फिर एक बार x कोऑर्डिनेट है और ये आपका y कोऑर्डिनेट है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। मान लो बेटा एक पार्टिकल है, उसका पोजीशन है a, और एक पार्टिकल है उसका पोजीशन है b। ओके, एक पार्टिकल है उसका पोजीशन a है विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट ये वाला, ठीक है, ऐसा। ओके, और ये दूसरा पोजीशन है उसका, ओके इधर टेढ़ा चला गया थोड़ा, ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, ये हो गया हमारा B। तो यहाँ पे देखो, कंसिडर अ पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, लेट देयर पोजीशन A एंड B एट टाइमिंग T1 एंड T2। तो देखो बेटा पार्टिकल तो एक ही है, तो उसका पहला पोजीशन क्या था A, और बाद में उसका पोजीशन क्या हो गया B हो गया। मतलब एक्चुअली पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे गया, ओके ऐसा गया, ठीक है। तो एक पार्टिकल था जो A पोजीशन पे था और फिर कहाँ पे गया B पोजीशन पे। तो बेटा देखो, जब वो A पोजीशन पे था तो विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस उसका पोजीशन वेक्टर हम R1 लेंगे। जब वो B पे गया तो रेफरेंस के कंपैरिजन में उसका पोजीशन वेक्टर R2 लेंगे, क्योंकि पोजीशन वेक्टर मैंने आपको अभी बताया, पोजीशन वेक्टर हम कहाँ से लेते हैं? ओरिजिन से लेते हैं, रेफरेंस से लेते हैं। जब वो A पे था तब उसका पोजीशन वेक्टर आ गया R1, जब वो B पे था उसका पोजीशन वेक्टर आ गया R2। अब हमें बेटा उस पार्टिकल का क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं बोलता हूँ डेल आर। क्या बोलता हूँ बेटा मैं? डेल आर। अभी बोर्ड के ऊपर ध्यान देना है सबने। पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका मैंने आपको बताया। अगर R1 मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? ये यहाँ पे पार्टिकल था आपका एक्स वाई प्लेन में, तो कैसा आएगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है बेटा। यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। इसको मैं x1 y1 कहता हूँ। R2 की अगर बात करेंगे तो हम इसे लिखेंगे x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। तो देखो ये एक पोजीशन वेक्टर हमने लिखा है, ये एक पोजीशन वेक्टर हमने लिखा है। ओके बेटा, अभी यहाँ पे देखो, अगर सबको अच्छे से ध्यान देना इधर, ठीक है। अभी देखो क्या है, ये O है आपका, ये A है और ये B आपका, ठीक है बेटा। ओके, तो आप मुझे एक बात बताओ, आप यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? OA प्लस AB इज इक्वल टू OB, OA प्लस AB इज इक्वल टू OB। अभी ये जो आया है बेटा, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आया है। अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको याद है तो व्हेन टू वेक्टर टेकन इन सेम ऑर्डर देन देयर रिजल्टेंट इज क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल, ये हमने आपको पढ़ाया था। तो टू वेक्टर आपका टेकन इन सेम ऑर्डर है तो रिजल्टेंट वेक्टर आपका क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल रहेगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर मुझे क्या लिखा मैंने, देखो OA AB इज इक्वल टू OB। अब मुझे क्या चाहिए बेटा? AB चाहिए। तो AB कैसे आएगा बताओ? OB माइनस OA, ठीक है बेटा। ओके, सॉरी कुछ गलत हुआ क्या? सही है, कोई टेंशन नहीं। अब AB को मैंने क्या नाम दिया है? डेल आर। अब OB क्या है बेटा मेरे पास? OB क्या है मेरे पास? R2 बार, और OA क्या है मेरे पास? R1 बार, ठीक है। तो यहाँ से R2 की वैल्यू प्लेस करेंगे तो क्या आएगी? x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप माइनस, अभी माइनस की वजह से इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। तो यहाँ से हम इसको आगे लेके जाएंगे तो डेल आर आपका आ जाए, ये एज इट इज़ रहेगा x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x1 आई कैप माइनस y1 जे कैप, ठीक है बेटा। अभी देखो हम आई वाली जो चीज़ें हैं उसको एक साथ लिखते हैं और जे वाली जो चीज़ें हैं उसको एक साथ लिखते हैं। अब यहाँ पे आपको सबको देखना है। यहाँ से बेटा कैसे लिख सकता हूँ मैं? x2 माइनस x1 आई कैप। तो यहाँ से आई कॉमन निकला बेटा, और यहाँ से y2 माइनस y1 जे कैप। तो देखो बेटा डेल्टा आर मेरा क्या आया है? देखो यहाँ पे x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डेल आर इज इक्वल टू, ये x का चेंज हुआ बेटा आपका और ये आपका y का चेंज हुआ, ठीक है।
तो ये जो डेल आर है बेटा आपका, यही आपका कौन सा वेक्टर बन रहा है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब कुछ अलग नहीं है, थोड़ा सा आपको चेंजेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पोजीशन वेक्टर में और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में फ़र्क क्या है, देखो पोजीशन वेक्टर में सिर्फ हम ऐसा लिखते हैं जैसा कि आर अगर है तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये पोजीशन वेक्टर है। बट जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करते हैं हम बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपको, डिस्प्लेसमेंट एक चेंज होता है बेटा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक चेंज होता है। तो इसको इस फॉर्म में हम लिखते हैं, चेंज वाले फॉर्म में, जैसे सब तरफ डेल्टा आ गया है। तो डिस्प्लेसमेंट में डेल्टा रहेगा लेकिन पोजीशन वेक्टर में डेल्टा रहेगा नहीं। आई होप यू क्लियर हो रहा है सबको। ओके, इस वेक्टर का अगर मुझे मैग्नीट्यूड लेना है बेटा, तो मैग्नीट्यूड कैसा निकालते हैं हम, जो आई का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर निकालेंगे हम, डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वाई का स्क्वायर, बरोबर है कि नहीं। मैग्नीट्यूड अभी वेक्टर पढ़ के आए हैं तो ज़्यादा मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं यहाँ पे, ठीक है। फिर एक बार यहाँ पे डायरेक्शन की अगर बात करेंगे हम टेन थीटा की, तो टेन थीटा सबको पता है वाई बाई एक्स होता है, तो डेल वाई बाय डेल एक्स, तो ये हो गया आपकी डायरेक्शन। तो फ़र्क समझ में आ रहा है सबको। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर में फ़र्क क्या है, तो पोजीशन वेक्टर में कोई चेंज नहीं है। पोजीशन वेक्टर हम रेफरेंस पॉइंट से लेते हैं, जैसा ये एक पोजीशन वेक्टर लिया, ये एक लिया, बट पार्टिकल पहले यहाँ था और फिर यहाँ पे गया, तो विथ रिस्पेक्ट टू हम रेफरेंस पॉइंट उसको लेते हैं, फिक्स पॉइंट लेते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू इस पॉइंट में उसकी पोजीशन R1 थी और इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन उसकी R2 थी, तो फिर यहाँ से यहाँ पे गया तो हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्टेंस है, इसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, जो कि वेक्टर फॉर्म में हमने सॉल्व किया है, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से लिख लो अभी। ओके, अब जल्दी जल्दी ध्यान देना है सबने। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दिया है देखो, एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम पोजिशन 3,4, पोजिशन दिया है देखो टू 6,5। पोजिशन दिया है मतलब वो पोजिशन वेक्टर है, 3,4 से 6,5 पे गया है और उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें फाइंड करना है बेटा, ठीक है। ओके, तो देखो बेटा कैसा करने का, R1 कैसा फॉर्मूला बनाया था हमने, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। तो R1 वेक्टर क्या आ जाएगा बेटा, x1 कौन रहेगा, ये वाला, तो 3 आई कैप, और y1 कौन रहेगा, ये वाला आपका x1 y1 x2 y2, तो ये हो जाएगा 4 जे कैप। R2 वेक्टर कैसा फॉर्मूला बनेगा, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप, ठीक है। सो R2 वेक्टर कैसा आएगा, x2 कौन रहेगा बेटा आपका, ये वाला, तो 6 आई कैप प्लस 5 जे कैप। डायग्रामेटिकली आप समझ रहे हैं, 3,4 मतलब x में 3 y में 4 यहाँ पे ले लेते हैं, तो आपका पार्टिकल का यहाँ पे रहेगा। फिर 6,5 ये 6 है और ये 5 है, तो फिर कहीं पे पार्टिकल यहाँ पे रहेगा। तो ये उसका पोजीशन वेक्टर R1, ये उसका पोजीशन वेक्टर R2 और ये उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल R, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया। तो डेल R कैसा रहेगा बेटा, अभी हमने आपको पढ़ाया, कैसा फॉर्मूला था उसका, देखो डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप। अब सिंपल तरीका बताता हूँ, ओके। सिंपल तरीका क्या होता है, देखो हम इसको सीधा सीधा R2 माइनस R1 भी लिख सकते हैं, ओके। डेल R को क्या लिख सकते हैं हम, R2 माइनस R1, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब वही है, इसकी पहले की स्टेप मैंने आपको पिछले एग्जांपल पे बताए थे। क्योंकि आपको डेल एक्स कैसा मिलेगा, R2 माइनस R1 करने से, R2 माइनस R1 करेंगे तो x2 माइनस x1 हो जाएगा और y2 माइनस y1 हो जाएगा। तो सिंपल तरीका ये है डेल R निकालने का, सबसे सिंपल तरीका मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, डेल R निकालने का, R2 माइनस R1, ठीक है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। ओके, R2 वेक्टर क्या है अभी आपके पास बताओ, R2 ये 6i में से आप डायरेक्ट करेंगे, 6i माइनस 3i कितना हो जाएगा, 3i, और 5j माइनस 4j कितना हो जाएगा, j। तो कितना आ रहा है बेटा आपका, ओके, ये प्लस आ जाएगा, तो कितना आ रहा है बोला आपका, 3i प्लस j। अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड कैसा आएगा इसका, 3 का स्क्वायर कितना 9 और 1 का स्क्वायर 1, मतलब मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपका √10। अब इसके अगर डायरेक्शन की बात किया है हमें, तो tan थीटा क्या बताया मैंने आपको, y/x। तो y/x मतलब ये वाला लेना पड़ेगा बेटा हमें, चेंज वेक्टर का, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बता रहे हैं हम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, चेंज वेक्टर, तो यहाँ पे 1/3 क्या आ जाएगा, 1/3, यहाँ से थीटा आ जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ 1/3, कितना आ गया, tan इनवर्स ऑफ 1/3, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ 1/3 है, वैसा आपको 18.43 एंगल को मिलता है। अगर लॉग बुक में हम चेक करेंगे तो कितने पे मिलेगा वो, 18.43। समझ में आ रहा है सबको, देखो आ गया समझ में।
देखो समझ में आ गया होगा, तो एक प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपने ट्राई करना है। तो मान लो कोई पार्टिकल 2,1 पे था और वहाँ से कहा गया हो 3,4 पे, ठीक है। सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन करना है आपको। फर्स्ट पोजीशन वेक्टर लेना है, फिर सेकंड पोजीशन वेक्टर लेना है, फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसा फाइंड करना है आपको, R2 माइनस R1 वेक्टर, और वहाँ से फिर आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करनी है। इसके पहले जो थ्योरी बताई वो अगर अच्छी दिमाग में फिट हो गई होंगी तो एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। तो ये था बेटा आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ा इंट्रोडक्शन हमने देखा, और उसके ऊपर थोड़ा सा हमने एग्जाम्पल देखा। बेटा इसके अंदर फिर आगे हमें क्या क्या पढ़ना है बेटा, वेलोसिटी पढ़ना है, एक्सेलरेशन पढ़ना है, ठीक है। वेलोसिटी एक्सेलरेशन हम पढ़ेंगे, जिसका बेसिक हम पढ़ेंगे। फिर प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हम जाएंगे, और प्रोजेक्टाइल मोशन होने के बाद बाकी तो हमें कुछ पढ़ना नहीं है। तो अगर आपको कहना मतलब देखो, अगर देखा जाए तो ये चैप्टर 7-8 दिन में हो जाएगा, अगर अच्छे से लिया हमने तो और 1-2 दिन उसको एक्सटेंड करेंगे। तो अभी मैं आपको इतनी बात बता देता हूँ, जो हमारा पुराने बच्चे पूरा वेक्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो देख रहे थे, रेगुलर देख रहे थे, उनसे रिक्वेस्ट है अभी फिर से आप आपका लेक्चर देखना शुरू कर दीजिए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। कोई भी चीज़ का टेंशन मत लीजिए, अच्छे से आराम से वीडियो देखिए, उसका नोट्स बनाएंगे, आपको 100% समझ में आने वाला है। और यहाँ से आगे अभी रेगुलर लेक्चर होने वाला है, ठीक है। बाकी सबको भी बताइए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।